हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का जो आज एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, उसके आंसर की के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एडिड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से उठाया गया ही एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट होता है उसकी रिएक्शन करवाई गई है बेरियम क्लोराइड के साथ। और हमने पढ़ा था कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन होती है, और वो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है BaSO4। तो यहाँ से देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा हमारा। देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान है कि वहाँ पर वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है तो आप इसका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर कराएंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड टू फॉर्म एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? जो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोल देते हैं एल्कलीज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड वो जनरली उनका नेचर होता है बेसिक, ठीक है। और कुछ मेटल ऑक्साइड जो बेसिक होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा जो ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड है। फर्स्ट देखिए, सोडियम मेटल होती है, हाँ। सल्फ़र ये मेटल नहीं होती। नेक्स्ट पोटेशियम मेटल होती है, एंड लास्ट आपका नाइट्रोजन ये मेटल नहीं होती। तो जहाँ पे 1 और 3 है वो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी में से उठाई गया ही एक फिगर है, जिसमें दिया हुआ है कि जिंक ग्रैन्युल्स जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो गैस बनती है उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास करवाया जाता है, तो बबल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो हमने पढ़ा था कि जो जिंक है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर सोल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और जब इस गैस के पास आप एक बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूस है पॉपिंग साउंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। 4 ऑप्शंस में यही है, आपने बताना कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो जब आप इसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करोगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड, सोर मिल्क क्या होता है? कर्ड एसिड एंड आंटस्टिंग जिसमें प्रेजेंट होता है मेथेनोइक एसिड, या जिसको आप फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो, फॉर्मिक एसिड। तो जिसमें ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, एंड साथ में ये जो रिएक्शन है ये आपकी रिएक्शन है रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ये वाली रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है? वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6th क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है जिसमें आपने बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड इसका अपोजिट होता है आपका रिडक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होएगा वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होएगा, और रिडक्शन होएगा वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होएगा। तो फर्स्ट देखिए मैंगनीज ऑक्साइड है वो हो रहा है मैंगनीज क्लोराइड में कन्वर्ट, दैट इज ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है, तो क्या होगा इसका रिडक्शन, तो मैंगनीज ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड। तो सेकंड वाला सही है ना। फिर देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl में पहले हाइड्रोजन था, बाद में क्या हो रहा है Cl2 बन रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो फर्स्ट भी सही हो गया। अभी जिस स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करती है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होती है, वो एक्ट करती है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए जो मैंगनीज ऑक्साइड है इसका खुद का रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी, और जो HCl है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। ओके, तो यहाँ पर HCl किसकी तरह बिहेव कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है तो ये गलत हो गया, एंड ये भी गलत है, MnCl2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 कौन से में है वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर C है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो भाई बिल्कुल छप्पर फाड़ के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। ओके, देखते हैं इसको। बेसिस के बारे में ट्रू लाइन बतानी है कौन सी है, तो देखिए बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होती है, बेस फर्स्ट तो ये इनका टेस्ट बीटर होता है, सेकंड ये जो लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं, तो बी बी बी, ठीक है। तो बेसिस आर बीटर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, गलत। बेसिस हैव pH लेस देन 7, गलत, क्योंकि pH ग्रेटर देन 7 होती है इनकी। एंड बेसिस आर सोर इन टेस्ट, नहीं इनका टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है, ये भी गलत। नेक्स्ट है बेसिस टर्न पिंक वैन ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इज एडेड, जब बेसिस के अंदर फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर होता है उसकी ड्रॉप डालते हैं तो कलर पिंक हो जाता है उनका, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें आपने बताना है कि जो कौन सा जो पेयर है वो सही आंसर है, मतलब कौन सा करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोल्ट, जो पेरेंट एसिड और बेस से मिलकर बने हुए हैं, और बाद में सोल्ट का नेचर क्या होगा वो बताना हमने। तो देखिए फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो वहाँ पर बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बनाते हैं तो जो भी स्ट्रॉन्ग होगा ना वही, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो देखिए फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसका पेरेंट एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेरेंट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स है तो ये मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, लेकिन इसमें तो बेसिक दे रखा है तो गलत। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट वीक एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही तो नेचर होगा उसके सॉल्ट का, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक नेचर होना चाहिए इसका सॉल्ट का, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए C, सोडियम सल्फेट बनता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो इनका सॉल्ट भी न्यूट्रल होना चाहिए, जो दे रखा है एसिडिक, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है आपका सोडियम एसिटेट, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो जिसका नेचर स्ट्रॉन्ग होगा वैसे उसका सॉल्ट होएगा, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए आपने बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड कौन सी जो इक्वेशन है वो इनकरेक्ट है, हमने वो बतानी है। तो फर्स्ट देखिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट,
ये भी सही बात है। भी रिएक्टेंट का जो मास होगा, रिएक्टेंट साइड जो मास होता है उतना ही मास होना चाहिए प्रोडक्ट साइड। सही बात है। भी रिएक्टेंट का मास अगर 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट का मास भी 100 ग्राम होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही बोलता है ना कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर ये बात ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स of each element present remains the elements remain the same before and after the chemical reaction। chemical reaction से पहले और chemical reaction के बाद जो एलिमेंट्स का जो हर एक एटम होता है, जो एलिमेंट्स के हर एक एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होने चाहिए। मतलब कि सोडियम इस तरफ मान लो कि 2 है तो इस साइड भी सोडियम आपके 2 होने चाहिए। ऑक्सीजन इस साइड आपकी 1 है तो इस साइड भी 1 होने चाहिए। इस टाइप से होना चाहिए। ओके, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ये बात है कि केमिकल कंपोजिशन, रिएक्टेंट की जो केमिकल कंपोजिशन होती है, रिएक्टेंट के अंदर जो जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वैसी कंपोजिशन, सेम वही कंपोजिशन प्रोडक्ट में होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो देखिए एक बार, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट हमें पता है क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी केमिकल कंपोजिशन HCl है। बाद में ये बन रहा है, मान लो मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, NaCl और वाटर बना रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन थी रिएक्टेंट्स की, क्या प्रोडक्ट साइड भी सेम ही है? बिल्कुल नहीं होती। तो जो आपका ऑप्शन नंबर C है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी कि केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट की सेम नहीं होती रिएक्शन से पहले और बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और यही आपका सही आंसर होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी थी इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें आपने बताना है कि कौन सी जो रिएक्शन है वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस, 3 टाइप की होती है। तो थर्मल कंपोजिशन में आप हीट का यूज़ करोगे, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करोगे रिएक्टेंट्स को और वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। फोटोलिसिस में आप जो सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, दैट इज HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे। एंड मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, देन जो रिएक्टेंट्स है वो डिकम्पोज होंगे। तो इनमें से देखिए फर्स्ट जो है वाटर डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे होता है फोटोलिसिस, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है जिसमें सिल्वर और ब्रोमाइड रिएक्टेंट मिलते हैं हमें सिल्वर ब्रोमाइड के डिकम्पोजिशन से। थर्ड वाली भी सेम है, यहाँ पे भी फोटोलिसिस होता है, मतलब HNO जो सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। एंड लास्ट वन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ऑप्शन नंबर D इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, पेपर में सबसे अच्छा लगा। देखिए क्या दे रखा है कि सैंपल और उनके सामने उनकी pH दे रखी है और आपने बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए pH क्या होती है, pH इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ, या हम बोल सकते हैं ln ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बाकी जो इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का, दैट इज pH इज इक्वल्स टू माइनस ln हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ln ऑफ 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
कि जितनी ज़्यादा पीएच होगी उतने ही कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में। तो देखिए जितनी ज़्यादा पीएच, देखिए किसकी सबसे ज़्यादा पीएच है यहाँ पर, जो विनेगर है इसकी पीएच है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 3.76 है इसकी पीएच। तो जितनी ज़्यादा पीएच उतनी लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, कि जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो सबसे पीछे आएगा भाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो मतलब थर्ड जो है लाइन है विनेगर, दैट इज़ उसकी जो पीएच होगी वो सबसे ज़्यादा है तो उसकी हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जहाँ पर भी थर्ड सबसे पीछे है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में इस डायग्राम में दिया हुआ है कि कोई सब्सटेंस पी है जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्यू की फॉर्मेशन होती है, और जब इस क्यू को पास किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ के थ्रू पास किया जाता है, तो यहाँ पे जो है क्या ऑब्जर्वेशन होती है उसका हमने बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपका उस टॉपिक से कि जब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई जाती है एसिड्स के साथ, तो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोल्ट, जो भी एसिड और या जो भी आपने, और साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में प्रोड्यूस होता है आपका वाटर। ये है रिएक्शन। तो जब मेटल्स कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है लाइम वाटर दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से, तो इसका कलर हो जाता है मिल्की। ओके, तो ये जो डायग्राम है इसका रिजल्टेंट यही है कि जब ये जो क्यू गैस है ये आपकी होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और जब इसको पास किया जाता है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ लाइम वाटर के थ्रू, तो इसका कलर कैसा हो जाता है मिल्की। तो इसमें देखिए मेटल कार्बोनेट और प्रोड्यूस, ये है मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है एंड टर्न्स मिल्की। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, एंड जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये डाउट वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए बोल रखा है कि जो CaCl2 की फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, तो आपने इसका जो स्ट्रक्चर बनानी है किस तरह। देखिए कैल्शियम मेटल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी क्लोरीन को, तो यहाँ से जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी हमें पता है 2 है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आना चाहिए, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगी। फिर ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोरीन को दे देगी, 2 क्लोरीन को दे देगी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो रिजल्टेंट लास्ट में जो हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, Ca2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम जिसके पास 7 अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 दे देगा कैल्शियम, तो एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, और इस टाइप के 2 क्लोरीन आएंगे जब कैल्शियम उनको अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगी। तो हम इस टाइप से इस टाइप से लिखेंगे हम इसको, कैल्शियम क्लोराइड को इस टाइप से फॉर्मेशन होगी CaCl2 की। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, तो इसका देखते हैं कि CBSE के थ्रू जो आंसर क्या आएगी उसमें इसका क्या आंसर रहेगा। ये डाउट वाला क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, कि हमने बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो लो रिएक्टिव मतलब जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसको डिस्प्लेस कर देती है, वो उसमें होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट देखिए सोडियम क्लोराइड है एंड कॉपर मेटल, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और उसके अंदर कॉपर मेटल ली हुई है। तो इसमें देखिए जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, हमें पता है। तो क्या कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोडियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कॉपर से, तो यहाँ पे तो नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए AgNO3 एंड कॉपर,
एजी सिल्वर होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। जो आपकी 3 मेटल्स होती है गोल्ड, जिसको हम बोल देते हैं Au, 3 मेटल्स होती है आपकी नोबल मेटल्स, Au गोल्ड, Ag सिल्वर एंड प्लेटिनम। ये तीनों नोबल मेटल्स होती है, मतलब लिस्ट रिएक्टिव होती है। तो सेकंड में जो सिल्वर नाइट्रेट है और कॉपर है, तो सिल्वर ज़्यादा कम रिएक्टिव होती है कॉपर से, तो यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है सिल्वर को, यहाँ पे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पर मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होती है एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, चलो इनसे ही पता करते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड है वो ही आपका, क्योंकि 2 ही ऑप्शन हर एक में अगर देखेंगे तो सेकंड ओनली, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 हमारे पास आ चुके हैं, सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट्स डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि इनमें से कौन सा सोल्ट है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, मतलब कि वाटर उनके साथ, कि वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ अटैच नहीं होते। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट सॉल्ट, कि एक फॉर्मूला यूनिट किसी भी सॉल्ट के अंदर कितने वाटर अटैच होते हैं, वो होती है इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCO2। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला? CaOCl2। तो इसके साथ क्या वाटर अटैच्ड है? नहीं, इसके साथ वाटर नहीं जुड़ा हुआ, तो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चलो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन कौन से में है। तो इसमें नहीं है फर्स्ट, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी नहीं है फर्स्ट, इन दोनों में से कोई हो सकता है। कि इसका तो हमें पता ही, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.10H2O। तो इसके अंदर तो होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10N, सॉरी, इसके लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है हाफ, इसके लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है हाफ। तो ये इसके अंदर होती है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जिसके अंदर सेकंड है वो भी कट जाएगा, तो सेकंड तो नहीं है इनमें। नेक्स्ट देखिए वॉशिंग सोडा की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है 10। ओके, वाटर ऑफ वॉशिंग सोडा के लिए अगर हम बात करें केमिकल फॉर्मूला की, तो वो होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ओके, ये होती है इसकी 10 होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर वॉशिंग सोडा। तो इसके अंदर भी होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर भी होती है, तो जिसमें सेकंड और थर्ड है वो तो नहीं होगा हमारा। तो देखिए थर्ड इसमें है तो ये नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ है, इसमें होती है, इनके आवाज़ होती, मतलब इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते इनकी फॉर्मूला यूनिट में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है आपका 31 नंबर कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि होता है NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोल देते हैं, इसको यूज किया जाता है एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। हाँ सही बात है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए एंटासिड जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। HCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ माइल्ड कोरोसिव बेसिक सोल्ट। हाँ ये भी होता है, नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट होता है, इसीलिए हम इसको एंटासिड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल गैस एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मीथेन का, जो होती है CH4। जब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो यहाँ पे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में
वाटर भी रिलीज होता है और साथ में कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो जहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक तो नहीं होती। तो असर्शन इसका इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रीजन। मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ, सही बात है ये। तो रीजन करेक्ट स्टेटमेंट है आपका फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। हाँ, सही बात है ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक इन्वायरमेंट और मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बनने में ये हेल्प करते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो इसका असर्शन भी सही बात है एंड रीजन भी। नेक्स्ट देखिए, ये जो डायग्राम दे रखा है ये आपका ये जो फिगर है इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए ये वाला जो डायग्राम है ये दिखाया हुआ है। इसमें कि हम जो एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब उसको लाइम वाटर वेन से पास किया जाता है तो इसका कलर हो जाता है मिल्की। तो ये टेस्ट किसके लिए होता है? जो एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें आपने बताना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट वो कौन सी है। तो फर्स्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इन इनहेल्ड एयर। ये तो गलत बात है, ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है इनहेल्ड एयर में। तो नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी नहीं होता। फर्मेंटेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब होता है फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है ये। नेक्स्ट आपका क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सहेल्ड एयर। हाँ, सही बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ही होती है आपकी एक्सहेल्ड एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 50 ml of tap water was taken in a beaker and hydrochloric acid was added drop by drop to the water. The temperature and pH of the solution was noted and the following graph was obtained. इस तरह ग्राफ ऑब्टेन किया गया है। जब pH और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो और जैसे जैसे ग्रेजुअली ऐड की गई है एसिड वाटर के अंदर उस टाइम पे। तो देखिए शुरू में यहाँ से देखते हैं कि जब वॉल्यूम एसिड की कितनी थी, जब एसिड की वॉल्यूम 0 थी उस टाइम पे देखिए कितना इसकी पीएच कितनी दिखा रखी है। ऐसे ऐसे कर्व बन रहा है ये, मतलब जैसे जैसे हमने एसिड डाला तो सॉल्यूशन की पीएच ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। देखिए धीरे धीरे जो पीएच है वो डिक्रीज़ हो रही है बाय द एडिंग HCl इन द वाटर। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इसके बारे में हमने बताना है। तो फर्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक। नो, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन वी ऐड एसिड इन द वाटर। ओके, नेक्स्ट है कि pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। ये भी गलत बात है। pH क्या हो रही है? ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। नेक्स्ट देखिए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड है उनको हटा दो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली ऑन द एडिशन ऑफ एसिड। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा अपना सी, थर्ड एंड फोर्थ। पीएच ऑफ द टैप वाटर वॉज अराउंड 7, कि जो टैप वाटर होता है इसकी पीएच अराउंड 7 होती है। मतलब एग्जैक्ट 7 नहीं बोल सकते हम, क्योंकि न्यूट्रल नहीं होता एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत तो इसके अंदर सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक बेसिक कुछ भी हो सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास 4 मेटल्स है PQRS, और इनकी ऑब्जर्वेशन देखी गई है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की किस तरह ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, कैसे वाटर के साथ, कैसे ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें बताया गया कि जो आर है वो उसको आप नाइफ़ की हेल्प से काट सकते हैं, बाकी जो मेटल्स हैं उनको नहीं काट सकते। तो आर का हमें पता चल गया कि ऐसी 3 ही मेटल्स है जिसको आप नाइफ़ की हेल्प से काट सकते हो, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, 3 हो सकती है। उसके बाद जो P है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बनाती है P2O3, और जो ये P2O3 है वो रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों के साथ। मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड 2 ही मेटल्स बनाती है, या तो एल्यूमिनियम या फिर जिंक। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है Al2O3, एंड जो जिंक का ऑक्साइड होता है वो होता है ZnO, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। तो इस फॉर्मूले में मैच तो Al2O3 हो रहा है। मतलब जो आपकी मेटल P है वो कौन सी मेटल होगी, फिर एल्यूमिनियम होगी। नेक्स्ट फिर वाटर के साथ रिएक्शन दिखाई हुई है, जो बोल रहा है कि P का तो हमें पता चल गया एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट Q की तरफ बढ़ते हैं। Q रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग। मतलब कि हॉट वाटर के साथ Q रिएक्ट करती है और फिर मेटल वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लग जाती है। तो ऐसी मेटल होती है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और वो क्या करेगी, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी, वो इस मेटल की सरफेस के ऊपर इस तरह स्टिक हो जाएगी। और जब गैस स्टिक हो जाएगी तो ये इसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा, हल्की हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करने लग जाएगी। तो यहाँ से पता चला कि Q मेटल है वो कौन सी आपकी मैग्नीशियम है। ओके, तो P एल्यूमिनियम और Q आपकी क्या है, मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट है R रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये होती है सोडियम और पोटेशियम होती है, वैसे दोनों ही कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करती है। देखेंगे क्वेश्चन में क्या मिलेगा हमें। नेक्स्ट है HCl डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, कि ये जो HCl वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करती। तो 3 ही मेटल्स है नोबल मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और आपकी प्लैटिनम, ये तीनों ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती कभी भी, कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं, हॉट वाटर के साथ भी नहीं, ना ही स्टीम के साथ। तो हमें P का पता चल गया, Q एंड R, S इन तीनों में से कोई हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 49 है कि आउट ऑफ द गिवन मेटल विच वन नीड टू बी स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन में हम तो सोडियम को स्टोर करके रखते हैं, दैट इज़ R को हम स्टोर करके रखेंगे वाटर के अंदर, केरोसिन के अंदर, क्योंकि वाटर के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट करती है और एटमॉस्फेयर में भी वाटर प्रेजेंट हो सकता है, तो इसलिए इसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ गिवन मेटल Q कौन सी हो सकती है, फिर ये मैग्नीशियम होगी। नेक्स्ट है मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये कौन सी है, P है, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो हमें पता है सोडियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो R सबसे आगे कौन सी में, C में है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो 52 का आंसर होगा C। तो ये थी केमिस्ट्री की आंसर की। होप तो आपको पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।